सो जो आज का टॉपिक है दैट वुड बी मेगा फर्म्स। चैप्टर का नाम है, कंपनी लॉ का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मेगा फर्म्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सीएस करने के बाद विल स्टार्ट विद जॉब, वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस? कोई है ऐसा है? सारे लोगों ने जॉब का मन बना के रखा है या फिर डिसाइड ही नहीं किया अभी तक? प्रैक्टिस के लिए अथर्व और कशिश की फर्म बनेगी, एके एंड कंपनी। सो बट डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रैक्टिस। थोड़ा सा टाइम क्या करो, 1-2 साल या तो प्रैक्टिसिंग सीएस के पास जॉब करो या फिर कंपनी में जॉब करो। डायरेक्टली डोंट जंप इनटू प्रैक्टिस, अदरवाइज ग्रोथ कम हो जाता है। क्योंकि पहले जब अच्छे सीखोगे तभी क्या कर पाओ। प्रैक्टिस में जब आते हो तो इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। क्यों? कोई गाइड करने के लिए नहीं है। अब कोई कंपनी आई, भैया कि ये वाला प्रॉब्लम है हमारा, तुम्हारे को, तुम खुद यंग हो अभी, तुमने डायरेक्टली काम कर दिया और अगर वो गलत हो गया तुम्हारा क्लाइंट बेचारा बेमौत मारा जाएगा। सो मेक श्योर कि पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, सीनियर्स के साथ काम करें एंड देन कम इनटू प्रैक्टिस। और आज का जो जमाना है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉर्पोरेट फर्म्स के चल रहे हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को हम क्या बोलते हैं? मेगा फर्म्स भी बोलते हैं। अब मेगा फर्म्स का मतलब ऐसी फर्म जिसमें 25 से क्या हो, ज्यादा पार्टनर्स हो। कितने ज्यादा पार्टनर हो बच्चों? 25 या उससे ज्यादा पार्टनर्स अगर आपकी फर्म में है तो, सॉरी 25 से ज्यादा। अगर आपकी फर्म में कितने पार्टनर हैं? 25 से ज्यादा पार्टनर्स है तो आपकी फर्म को क्या कहा जाता है? मेगा फर्म कहा जाता है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म कहा जाता है। ठीक है। नाउ अब मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों हो गई बच्चों? आपको पता है ना, एलएलपी में देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी में देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। सुनो ध्यान से, 10 कंपनी सेक्रेटरी इकट्ठे हो गए, 10 सीए इकट्ठे हो गए, 10 सीएमए इकट्ठे हो गए, 10 एडवोकेट इकट्ठे हो गए, 10 आर्किटेक्ट इकट्ठे हो गए, 10 एक्चुअरी इकट्ठे हो गए। और ये सारे लोग रियल एस्टेट वालों को एडवाइस करते हैं, ये सारे लोग इंश्योरेंस वालों को एडवाइस करते हैं, ये सारे लोग टेलीकॉम कंपनीज को एडवाइस करते हैं। और जबरदस्त फर्म है, वन स्टेप सोल्यूशन है। कोई भी क्लाइंट एक बार आ गया यहां पे, सुनो, कोई भी क्लाइंट एक बार यहां पे आ गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके सारे लाइसेंसेस, घर बनाने का डिजाइन और वहां से लेके कंपनी को वाइंड अप कराने का सारा काम कहां पे हो जाता है? कहां पे जाता है? एक ही सिंगल फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में हो जाता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने, अथर्व ने और रोहन ने, हम तीनों ने मिलकर एक फर्म बनाई। हम तीनों सीएस और हम तीनों का एक्सपर्टीज कंपनी लॉ में ही है। तीनों को कंपनी लॉ बहुत अच्छे से आता है। क्या हमारी फर्म में अगर कोई क्लाइंट आता है जिसको क्या करना है, जिसको टैक्सेशन का नॉलेज, टैक्सेशन के बारे में जानना है, उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, उसको जीएसटी रजिस्टर करवाना है, क्या हम तीनों उसको सर्व कर पाएंगे? नो, वी वोंट बी एबल टू सर्व। हम उसको कभी सर्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। बट हम 3 के साथ 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम 3 तो पार्टनर हैं और 2 सीए भी हमारे पार्टनर हैं। तो बहुत चांसेस ये हैं कि हम उसको बहुत अच्छे से क्या कराएंगे? सर्व कर पाएंगे। तो हमारी आईसीएसआई हमको अलाउ करती है कि हम क्या कर सकते हैं? अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के साथ, जैसे सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर के साथ, आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट के मेंबर के साथ, एक्चुअली इंस्टीट्यूट के मेंबर के साथ भी अपन क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। और ऐसी फर्म्स को क्या कहा जाएगा? एमसीएस फर्म या फिर मेगा फर्म्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मेरे हिसाब से लिख के किया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर अगर आप मॉड्यूल से पढ़ें तो। और नोट्स भी मैंने काफी कुछ मॉड्यूल जैसे ही बनाए हैं, तो यहां पे चैप्टर का लिख के करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। चल ध्यान से देखिए, पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ड्यू टू चेंज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट,
अच्छा मुझे एक और चीज बताओ बच्चों, अमेजोन वाला ज्यादा बिजनेस करता है या जबोंग वाला ज्यादा बिजनेस करता है वेबसाइट्स? क्यों? क्योंकि उसके यहां सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और हो सकता है जबोंग के कपड़े अमेजोन से ज्यादा अच्छे हों, डेफिनेटली जो होते हैं, बट स्टिल जबोंग अमेजोन जितने कपड़े बेचता है, जबोंग उसका 5% भी नहीं बेचता। अगर अमेजोन 100 करोड़ के कपड़े बेचता है दिन में, तो अमेजोन 5 करोड़ अगर अमेजोन 100 करोड़ के कपड़े बेचता है तो जबोंग 5 करोड़ के भी नहीं बेच पाता। क्यों नहीं बेच पाता? क्यों बच्चों? क्योंकि अमेजोन में बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? अमेजोन में आपको सब कुछ मिलता है, इसलिए क्लाइंट छोड़ के जाता नहीं है, और क्लाइंट किसी नए को ट्राई करना नहीं चाहता बच्चों। अगर क्लाइंट को सही सर्विसेज मिले तो क्लाइंट डज नॉट वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। लेकिन तो जबोंग में तो क्या नहीं से मुझे बच्चों, अगर मुझे ये फ्लास्क खरीदना है तो मैं अमेजोन पे गया और अमेजोन से अच्छा फ्लास्क आ गया, तो उसके बाद मुझे कपड़े खरीदने दे, तो मेरे पास ऑप्शन था जबोंग जाऊं या अमेजोन जाऊं। मैंने बोला यार अमेजोन जब फ्लास्क अच्छा बेच सकता है तो कपड़े भी अच्छे बेच सकता है, एंड देन मैं अमेजोन चला गया। जबोंग के कपड़े ज्यादा अच्छे थे, बट स्टिल क्योंकि अमेजोन में एक जगह पे सारी चीजें मिल रही थी, मैंने अमेजोन से शॉप करना क्या किया, प्रेफर किया। इन द सेम मैनर मैं यही कहना चाहता हूं कि एक जगह पे अगर सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट एक ही फर्म के पार्टनर बन के बैठेंगे तो क्या आपको नहीं लगता ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे? कि क्लाइंट को किसी और के पास जाने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। और आजकल बच्चों, आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वहां पे ऐसा है कि टाइम की बहुत कमी है लोगों के पास। आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बन गया कि पीपल लैक टाइम, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप उसको बोलो कि एक काम के लिए सीएस के पास जाना है, एक काम के बाद सीए के पास जाना है, पीपल वुड वोंट गो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेंगे नहीं यार ऐसी कोई फर्म बता जहां पे एक आदमी एक फर्म हो और सारा काम हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सो ड्यू टू चेंज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, and enhanced compliances, the company secretary in practice has become a critical player. Has become a critical player. The profession of CS has obtained a new importance and now the CS is playing the role of, and now the CS is playing the role of compliance officer, governance professional, एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिस्ट। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है नए सिलेबस को भी। नए सिलेबस से जो लोग सीएस बनेंगे दे वुड बी मोर इक्विप्ड, उनके पास दुनिया भर का नॉलेज होगा बच्चों। जो लोग सीएस कहां से बनेंगे, अमेजिंग नॉलेज दे वुड पोजेस, बहुत भयंकर नॉलेज होगा उनके पास।
और मैं ये बहुत अच्छे से बता सकता हूं क्योंकि नए हो या पुराना सिलेबस उसके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, सो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि अपने प्रोफेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आफ्टर न्यू सिलेबस. यस यस यस, विदाउट एनी डाउट. आगे बढ़ जाएंगे. एक बहुत अच्छा वर्ड है अनइक्विकबली, नहीं मैं नहीं बोल पा रहा हूं. सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, वो आप यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. मैंने भी झाड़ने की कोशिश की थी बट नहीं हो पाया. सेल क्या है वो वर्ड? नहीं, अरे अपन यूज करते हैं, मैंने भी कई जगह नोट्स में यूज. अनइक्वोकेबली ऐसे करके कुछ तो वर्ड है. नहीं रे, अरे अच्छा, अरे छोड़ दो जी, कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना जी, आगे बढ़ जाएंगे अपन. तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब कौन क्या क्या बन सकते हो आप? कंप्लाइंस ऑफिसर, ये तो जन्मजात से बने हैं हम, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. एक बन सकते हैं जीपी बोल दो. हम कंपनी सेक्रेटरी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता सकते हैं कंपनी को ज्यादा अच्छे से चलाना, क्योंकि हमको लॉ ज्यादा अच्छे पता है. कंपनी लॉ के एडवाइजर बन सकते हैं. कंपनी को बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं कि सर आप एलएनटी को बता सकते हैं आप माइंडट्री को अक्वायर कर लीजिए, आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा. मतलब हम ये नहीं, हम बिजनेस की स्ट्रेटेजी नहीं बोल रहे हैं, हम टेक ओवर की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं. अगर आपने अक्वायर किया तो सिनर्जी ज्यादा अच्छी होगी, आपकी कंपनी को ज्यादा ग्रोथ मिलेगा. तो कहना इज ए कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑल्सो वर्क एज व्हाट? स्ट्रेटेजिस्ट. आपके लिए अभी इस माहौल में आईपीओ लाना ठीक नहीं है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर दीजिए और आपको आप शेयर इश्यू कर दीजिए और आप पैसे ले लीजिए. अभी आईपीओ लाना ठीक हो? क्या आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में भी सीएस मदद कर सकता है? आंसर है यस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. दो 2016 has enhanced the role of CS. CS both in employment and practice. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. क्या ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंपनीज को वाइंड अप करने का, डिफॉल्टिंग कंपनीज को लिक्विडेट करने का एक शॉर्टकट लॉ है. ये हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है, एसबीसी में हम ये पढ़ने वाले हैं. एक शॉर्टकट लॉ है कंपनीज को वाइंड अप करने का. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने भी सीएस को क्या किया है? बहुत ज्यादा क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है. और सीएस को भी क्या करना है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर सीएस हैज टू प्ले अ रोल. सीएस हैज टू प्ले अ रोल. तो ओवरऑल ये ऊपर के जो 3 पॉइंट थे उसके डिस्कशन के आधार पे मैं यही कहना चाहूंगा कि सीएस का जो रोल था वो क्या है? सीएस का जो रोल था वो काफी ज्यादा क्या हो गया है? एनहांस हो गया है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, adoption of mode of practice. जैसा कि अथर्व और कशिश ने कहा कि सर आफ्टर बिकमिंग सीएस वी वुड लाइक टू प्रैक्टिस. क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अभी प्रैक्टिस में उतर रहे हैं? जबकि प्रैक्टिस लोग उतना पसंद नहीं करते थे सीएस करने के बाद प्रैक्टिस करना, बट चूंकि अभी क्या हो गया है, बहुत सारे नए एरियाज ओपन हो गए. जैसे स्टार्टअप आया है तो स्टार्टअप में सीएस को अच्छा खासा रोल मिला हुआ है. तो उसके बाद अलग अलग पॉलिसीज आई हैं, मेक इन इंडिया पॉलिसी आई है, डिजिटल इंडिया पॉलिसी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? नई नई कंपनीज इंडिया आ रही हैं, नई नई कंपनीज क्रिएट भी हो रही हैं और इंडिया आ भी रही हैं. तो प्रैक्टिस में सीएस का रोल क्या हो गया है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. तो इसलिए कई यंगस्टर्स और बहुत सारे लोग अभी क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? प्रैक्टिस. यस यस. तो नेक्स्ट पॉइंट, in today's time the practice side of CS profession
has grown sharply. And in order to take advantage of practice side, big firms must be formed. तो अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू जंप इन प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो छोटी फर्म्स बनाइए या फॉर्म बिग फर्म्स, बड़ी फर्म्स बनाइए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, क्या फायदा मिलेगा देखिए ध्यान से। बिग फर्म्स हैव many partners from variety of backgrounds. And it generates synergy benefits, साथ में आने के benefits. It generates synergy benefits too. For example, in a big firm there will be more partners. ज्यादा पार्टनर है मतलब फर्म के कांटेक्ट कम है, ज्यादा है? फर्म के कांटेक्ट ज्यादा है। 10 पार्टनर हैं, 10 के अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग एसोसिएट्स हैं, अलग अलग कंपनीज में उनकी पहचान है। तो कहना इसे एक पार्टनर की भी अगर किसी कंपनी में पहचान है तो इसका फायदा पूरी फर्म को मिलेगा। काम किसके पास आएगा? पूरी फर्म के पास आएगा ना। अब जैसे ध्यान से, मेरे कोलकाता में 6 रिश्तेदार हैं, ठीक है। अब 6 के 6 रिश्तेदारों को सीएस फाउंडेशन करना है, मैं पार्टनर हूं, तो इस 6 के अगर वो पुणे आते हैं सीएस करने के लिए, फायदा किसको मिलेगा? आइकन को मिलेगा। सुपान सर के जुन्नर में 20 लोग हैं जो रिश्तेदार हैं और सीएस करना चाहते हैं, वो 20 लोग अगर पुणे आते हैं, फायदा किसको मिलेगा? आइकन को मिलेगा। अभी तो हम 2 ही पार्टनर है, अगर मान लो हम 20 पार्टनर होते तो, और 20 पार्टनर होने का फायदा ये है कि अगर कोई आपका बैच फ्लॉप हो गया तो अपने पार्टनर को बिठा के फोटो खिंचवा के बोल दो भाई बैच हिट हो गया फर्स्ट डे। Are you getting my point? So anyway, in big firms there will be more partners, which means the firm will have more contacts. Which will result in more business. Limitations of single practicing professional. लिमिटेशन ऑफ होम बच्चों, सिंगल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। सिंगल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मतलब अगर एक ही आदमी फर्म में, कौन है? सोल प्रोप्राइटर है, एक ही आदमी। प्रणय बोलता है मैं अकेला क्या करूंगा? अकेले प्रैक्टिस करूंगा और मैं किसी को साथ में लेने वाला नहीं हूं। बच्चों फर्म और ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ मोबाइल में लगा रहेगा और गेम खेलता रहेगा। है गेम नहीं खेलता, ओके, अमेजॉन प्राइम वीडियो देखता रहेगा, वो देख सकता है। देखो तो बच्चों देर आर लिमिटेशंस ऑफ व्हाट? सिंगल प्रैक्टिसिंग फर्म के बहुत सारे क्या है लिमिटेशंस है। मैं कुछ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स,
लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एक्सपर्टीज भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों, एक आदमी अगर अकेला फर्म चलाए तो देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस। सिर्फ एक ही एडवांटेज है, प्रॉफिट अकेले शेयर करता है, लेकिन वो बहुत कम होगा। चलिए, इर्रेगुलर कैश फ्लो, बहुत सारे पार्टनर्स होते तो बहुत बिजनेस होता। लैक ऑफ कैपिटल, नो लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स, continuous updations required, continuous कोई भी लॉ आया आपको पढ़ना पड़ेगा तुरंत। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खर्चा करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना पड़ेगा। हैज टू क्रिएट his own infrastructure, no pension, no provident fund, no gratuity। कहां से मिलेगा? सब कुछ तो तुम ही हो। नो पेंशन, नो प्रोविडेंट फंड, नो ग्रेच्युटी। मिलने वाला है क्या बच्चों? नो पेड लीव्स, मतलब ये मैं जॉब से कंपेयर कर रहा हूं। नो पेड लीव, मेरे भाई को शनिवार और रविवार छुट्टी होता है, उसकी कंपनी अभी सोच रही कि एम्प्लॉइज को 3 दिन छुट्टी दी जाए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब काम के बिना उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। नो पेड लीव्स। लेकिन अगर आप सिंगल प्रैक्टिसिंग फर्म हो, अकेले पार्टनर हो, तो अथर्व अपना कराड़े में बैठ के अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर एक दिन भी बाहर जाना है तो ऑफिस बंद करना पड़ेगा। कोई उसके लिए पैसा मिलने वाला? नो पेड लीव्स, नो ट्रैवल कंसेशन, may not afford airfare। फर्स्ट डे तुम कहां नहीं कर सकते बच्चों, प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते ऑन द फर्स्ट डे, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा बच्चों। नहीं, अभी तो कर सकते हो, अभी तो क्या गो एयर वगैरह आ गया है। तो पहले ही दिन आप क्या नहीं कर सकते? ऑन फर्स्ट डे इटसेल्फ यू कैन नॉट अफोर्ड, व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड? एयर ट्रेवल आप पहले दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। चले, however there are benefits also। however there are what? of being in practice। कुछ फायदे भी हैं अगर आप प्रैक्टिस में रहे तो, जैसे कि मोर द वर्क मोर द रिवॉर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोर द वर्क मोर द पेमेंट, quick decision making, no fear of losing job, no boss, आपका कोई मालिक नहीं है। बीवी को मायके से लेने जाना था, जब मर्जी आई शटर गिराया और निकल गए। ये सुनो बच्चों, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, अपने हिसाब से आप वर्क आवर्स डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। So these are some of the what? These are some of the benefits of what? Of being in practice, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एडवांटेजेस ऑफ द फर्म विथ वेरियस पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या है डिस्कशन, अगर आपकी फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स है तो उसका आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एडवांटेजेस ऑफ द फर्म with various partners। सबसे पहला, प्रैक्टिस के लिए एक ही एरिया है, बहुत सारे एरियाज खुल जाते हैं। आपके पार्टनर को टैक्स में एक्सपर्टीज है, आपका एक पार्टनर जो है एक्चुअरी है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी है, एक पार्टनर को आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज है, एक पार्टनर नक्शे वगैरह बहुत अच्छे बनाता है, एक पार्टनर टैक्स का बाप है, एक पार्टनर कॉस्ट अकाउंट्स का बाप है। क्या नहीं से बहुत सारे नए एरियाज खुल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो पहला, वेरियस एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, नॉलेज मैनेजमेंट बिकम्स इजियर। जैसे अगर एक पार्टनर है तो वो एक पार्टनर की फर्म है, सॉरी एक सोल प्रोप्राइटरी है, उस बेचारे को सब लॉ खुद पढ़ने पड़ेंगे, सिक्योरिटीज लॉ भी, कंपनी लॉ भी, ये भी वो भी, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी डिमांड कर सकता है। अरे है या ना। बट अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो एक को बोला कि देख तू कंपनी लॉ में एक्सपर्ट रहे, एक को बोला तू सिक्योरिटीज लॉ में एक्सपर्ट रहे, एक को बोला तू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज में एक्सपर्ट रहे। सो कैन आई से नॉलेज मैनेजमेंट जो है, जानकारी जो रखने का काम है, वो क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट becomes easier। Several partners can render मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज। अलग अलग एरिया की सब मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज, मोर कैपिटल, शेयर्ड रिस्क, आपका एक आध पार्टनर क्या बन सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब एक तरह का लिक्विडेटर बन सकता है, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है कौन से लॉ के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। देयर इज अ प्रोविजन जिसमें आपका पार्टनर क्या बन सकता है, सीए, सीएस या सीएमए या एडवोकेट क्या बन सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बन सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है, वन ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। या फिर जितने पार्टनर्स, एक सादा पार्टनर्स भी बन सकते हैं अगर वो क्या करें, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के एग्जाम्स या जो भी क्राइटेरिया है वो क्या कर ले, फुलफिल कर दें। नाउ डिसएडवांटेजेस, किस चीज के डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनर्स विथ फर्म विथ वेरियस पार्टनर। उसके नुकसान भी है बच्चों। क्या नुकसान है, आईकन एकेडमी पूरे पूना में 4 साल में एक ऐसी एकेडमी जिसका एक भी फैकल्टी छोड़ के नहीं गया, कोर फैकल्टी छोड़ के नहीं गया। क्यों, क्योंकि जो कोर फैकल्टी है वो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, पार्टनर्स के बीच में आपसी फेथ है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, दोनों पार्टनर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो पार्टनरशिप फेल होने की संभावनाएं ना के बराबर है। लेकिन ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे, हमारे अलावा बहुत सारी क्लासें हैं जो आपने देखी हो जिनकी क्लासें कभी टूटती हैं फिर से बन जाती हैं। क्यों, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स जिनमें आपसी विश्वास नहीं है या फिर कमी है। उल्टा सीएस नहीं बच्चों, सीए की फील्ड में भी ऐसा बहुत होता है बच्चों, बहुत होता है, मर्जर्स, अमलगमेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, सीए की फील्ड में भी क्या होता है बच्चों, काफी ज्यादा होता है।
बीच में एन अटेम्प्ट वॉज मेड बाय सम एकेडमी टू परचेज आवर एकेडमी, तो कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हुआ, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ठीक है. सो एनीवे, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बिकम व्हाट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेजेस. तो बच्चों, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ अगर नहीं रहा तो फर्म कितनी बड़ी हो तुरंत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. ठीक है. डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्म हैविंग या मल्टीपल पार्टनर्स. पहला, ए, in case the partners do not have mutual trust, अगर पार्टनर्स का आपस में क्या नहीं है, पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, सिमिलर बैकग्राउंड्स, family culture, etc., comma, the firm may fail. B, freedom of decision making, gets restricted. अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स. बहुत सारे पार्टनर है, आपकी इच्छा कुछ और है, आपके पार्टनर की इच्छा कुछ और है. सी, रिसोर्सेज आर टू बी शेयर्ड. अगर हमारा ऑफिस है जिसको हमने बहुत प्यार से बनाया, अगर हम आईकैन में 2-3 पार्टनर्स और रख लेते तो जिस चेयरमैन की चेयर पे मैं ऐसे करके बैठता हूं वहां पे कोई और भी बैठता. बच्चों, मुझे बड़ा दुख होता, इमोशनल अटैचमेंट होता है. हालांकि ठीक है बच्चों. सो क्या होता है बच्चों, रिसोर्सेज आर शेयर्ड. ये भी दुख की बात हो जाती कभी कभी. देन कम्युनिकेशन गैप हो सकता है क्या? इतने सारे पार्टनर तो सबका एक दूसरे से बात नहीं होता, तो कम्युनिकेशन गैप में क्रिएट प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट, अगर आप पीसीएस की फर्म बनाते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की फर्म बनाते हैं, तो कौन कौन से रूल्स और कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको पालन करनी पड़ेगी. अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको कहां पर आना है, फर्म बनानी है, प्रैक्टिसिंग या फर्म बनानी है या फिर प्रैक्टिस करना है खुद से, तो कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, मेरा आपके साथ डिस्कशन इस बात पे होगा. तो देखिए ध्यान से, एप्लीकेबल रूल्स, regulations, and guidelines. For PCS or the firm of PCS. या तो एक पीसीएस अगर अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर फर्म के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, 4-5 लोग मिलकर प्रैक्टिस करो, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. पहला, नंबर 1, कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन.
1982। Schedule 1, ये सब तो टाइम पास ही है बच्चों क्या। Schedule 1 and Schedule 3 of CS Act 1980 in relation to professional misconduct. तो ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आप क्या करते हो, प्रैक्टिस में आते हो। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पे आपको क्या माना जाएगा कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 अगर आप जॉब करते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके ऊपर लागू होगा शेड्यूल 2, ठीक है। थर्ड, और क्या रेगुलेशन आपके ऊपर लागू होगा? गाइडलाइंस इश्यूड बाय आईसीएसआई, गाइडलाइंस issued by ICSI for maintenance of register of attestation, for maintenance of register of attestation and certification services. जहां जहां पे जिन जिन फॉर्म्स को आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जिन जिन फॉर्म्स को सर्टिफाई करता है, जिन जिन फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर देता है, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है, अपने साइन देता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की और उन सारे फॉर्म्स की एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है एक रजिस्टर में, जो किसने बताया है? आईसीएसआई ने। तो वो भी आपको फॉलो करनी है, गाइडलाइंस आईसीएसआई की उस बारे में, वो भी आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डी, सर्कुलर इश्यूड बाय आईसीएसआई, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फॉर इशूइंग compliance certificate and signing annual return। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, आईसीएसआई ने बताया भैया कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे लगा सकते हो, तो ये जो गाइडलाइंस है एडवर्टीजमेंट की वो भी आपको फॉलो करनी है। गाइडलाइंस फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। अगर आपकी फर्म है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, तो आप अपनी फर्म को किसमें कन्वर्ट करोगे? एलएलपी। तो आईसीएसआई ने तरीका बताया एलएलपी को किसमें कन्वर्ट कर, फर्म को किसमें कन्वर्ट करने का, तो वो गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या होता है? अरे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इश्यू करता है ना कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर वेरियस लॉज, कि इस कंपनी ने सारे लॉज को क्या किया है? कंप्लाई किया है। तो जो भी गाइडलाइंस कंप्लायंस सर्टिफिकेट को इश्यू करने की है वो भी आपको क्या करना है? फॉलो करना है। फिर एनुअल रिटर्न साइन करना है, ये भी आपको क्या करना है? एनुअल रिटर्न साइन करने का तरीका क्या होगा आपको पता है ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एनुअल रिटर्न साइन करता है। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है बच्चों। सो जस्ट एक बार रीड कर लेना एग्जाम के पहले, अब इसमें उतना टेक्निकल तो कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फर्म्स। हेडिंग डालेंगे अगली, मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फर्म्स। मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फर्म्स। जो अगला डिस्कशन है मेरा, दैट्स ऑन व्हाट बेटा? मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फर्म्स। कितने पार्टनर? 25 से ज्यादा।
25 से ज्यादा, ध्यान से कीजिए। अ फर्म विथ मोर देन 25 पार्टनर्स is referred as mega or multi disciplinary firm. These firms are capable of providing one-stop solution one-stop solution मतलब एक ही जगह पे सारे solutions to all legal compliances, to all the legal compliances. सो एक ही जगह पे क्या मिल जाएंगे आपको, सारे कंप्लायंसेस मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? अगर आपने क्या स्टार्ट किया है, मेगा फर्म्स या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म स्टार्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अ फर्म मे हैव पार्टनर्स who have expertise in company law, securities law, intellectual property laws. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, आर्किटेक्चर, engineering solution, RBI laws, etc. सो एक जगह पे आपके सारे कंप्लायंसेस हो जाएंगे, एक जगह पे ये फर्म आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव विच फर्म। तो ये आप लोगों के लिए है बच्चों। Like when you become CS, you can, with your CA friends, CMA friends, advocate friends, engineer friends, can you have this kind of form? Yes or no? रेरा रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा प्रोजेक्ट बनाने तक के सारे कंप्लायंसेस आप करके दोगे अपने क्लाइंट्स को। Can you have these kind of forms? Answer is yes. Next, the need of these kind of firm. The need of these kinds of firms arises mainly on account of demands of the client, as the clients want to get all the services under one roof. क्लाइंट को आजकल सारी सर्विसेज चाहिए सिर्फ एक ही छत के नीचे, तो इसलिए क्लाइंट्स के हिसाब से भी क्या है, बहुत ही अच्छी टाइप की फर्म है।
क्लाइंट का टाइम भी बचता है, इट ऑल्सो सेव्स द टाइम ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के टाइम की भी बचत होती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग दिस फर्म? अगर आपको ये फर्म बनानी है तो क्या क्या चाहिए? ट्रस्ट, फेथ, नो ईगो, रेगुलर कम्युनिकेशन। रेगुलर, क्योंकि जितनी बड़ी फर्म है उतना ही उसका मैनेजमेंट क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। जितनी फर्म बड़ी होती है उसका मैनेजमेंट क्या होता है? उतना डिफिकल्ट होता है। बच्चों जस्ट इमेजिन, पहले आप 1 हॉल किचन फ्लैट में रहते थे। बारिश में अगर पानी गिरता है तो सिर्फ आपका वो छोटा सा एरिया खराब होता था, आप उसको साफ करते थे। फिर आपने पैसे कमाना शुरू किया और आप 5 BHK फ्लैट में पहुंच गए। बारिश से ज्यादा रिस्क किसको है? 1 HK को या 5 BHK को? ज्यादा पानी वहां पे भरने के चांस है। तो जैसे आपकी फर्म बड़ी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होती जाएंगी? उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मिंग मेगा फर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स, MDF भी लिख सकते हो चाहो तो। नंबर 1, ट्रस्ट एंड फेथ। नंबर 2, नो ईगो। यूनानिमिटी इन पॉलिसी डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन, और यूनानिमिटी का मतलब मेजॉरिटी है, सब लोग मिलके। अगर 10 पार्टनर है तो 10 के 10 मिलके जो बड़े डिसीजन है, जो कौन से डिसीजन है? बड़े डिसीजन है, वो किसने लेने चाहिए? सारे पार्टनर्स ने मिलके बड़े डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब कोई भी कभी भी पैसे निकालना नहीं चाहिए। देयर हैज टू बी डिसिप्लिन कि हर शनिवार को पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो देयर हैज टू बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरा, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट शॉर्टर इंटरवल। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम at shorter interval. शॉर्टर इंटरवल्स मतलब बच्चे याद रखना, आपको जैसी कैश मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो आप सारे गम भूल जाते हो। तो अगर फर्म क्या करे, वीकली पेमेंट रखे अपने पार्टनर्स को, तो क्या होगा? आप 10 लाख रुपए महीने में एक बार देते हो और 9 लाख रुपए आप क्या करो? वीकली दो। आप देखो आपका पार्टनर ज्यादा खुश कब रहेगा? वीकली पेमेंट में। यस, शॉर्ट पेमेंट मिलता है तो वो खुशी बढ़ जाती है बच्चों। सो इसलिए किसी पार्टनर को सक्सेसफुल रखना है तो शॉर्टर इंटरवल में क्या करो? आप पार्टनर्स को पेमेंट दो। ठीक है, नेक्स्ट, बेनिफिट्स तो अपन ने पढ़ाई है पहले भी। पहला, टीम बेनिफिट। दूसरा, एक्सपोजर टू डिफरेंट वर्क, बहुत सारा काम मिलेगा। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, जो भी कॉस्ट है वो बाकी पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? ओए, जो भी खर्चे हैं वो क्या होंगे? शेयर हो जाएंगे सब में। अच्छा, आर्टिकलशिप करना कहां पे अच्छा रहेगा? एज अ स्टूडेंट, सिंगल पार्टनर की फर्म में या मेगा फर्म में? बहुत सारा काम सीखोगे, वैरायटी वाला काम सीखोगे। यस और नो? अथर्व, कशिश, आर्टिकलशिप कहां पे करनी है? अगर प्रैक्टिस में जाना है तो मेगा फर्म में जाना है। मैं बताऊंगा कौन सी है। नाउ, गुड फॉर ट्रेनिंग।
continuous learning, यार हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से रोज कुछ ना कुछ सीखता है. सीनियर पार्टनर्स can focus more on critical assignments. ज्यादा कठिन असाइनमेंट है उसके ऊपर ध्यान कौन रख सकता है? सीनियर पार्टनर्स. वर्क कैन बी properly allocated as per the expertise of each partner. काम जो है बराबर से बांट सकते हो आप हर एक पार्टनर का एक्सपर्टीज एरिया देख के. ठीक है. नाउ रिस्क. एमडीएफ या मेगा फर्म को क्या क्या रिस्क है? सबसे बड़ा रिस्क तो यही है पार्टनरशिप छूट ना जाए, पार्टनरशिप टूट ना जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क है. नाउ रिस्क टू मेगा फर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को रिस्क क्या है? मोर कॉस्ट ऑन इंफ्रा एंड टेक्नोलॉजी. पहले मैं अकेला था तो मैं अपने घर से ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब मैं 3-4 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मुझे एक ऑफिस लेना पड़ेगा. सीनियर पार्टनर डोमिनेट करता है जूनियर पार्टनर्स को, यह भी एक रिस्क है. डोमिनेंस ऑफ सीनियर पार्टनर. किसी कोई पार्टनर खुश नहीं है फर्म में तो उसको निकलने का तरीका क्या है? उसको अगर अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करनी है तो एग्जिट रूट को डिफाइन करना इज डिफिकल्ट. किसको डिफाइन करना इज डिफिकल्ट? कैसे एग्जिट होगा, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये थोड़ा सा मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. डिफाइनिंग एग्जिट रूट. क्योंकि बच्चों अगर 2 पार्टनर होते उनमें झगड़ा हो गया तो आधा आधा रख लिया दोनों ने. 3 पार्टनर होते 1/3 कर लेते. 4 पार्टनर होते 1/4 कर लेते. यहां 40 पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना है फर्म में, ये निकालने में बहुत दिक्कत आती है. यस, डिफाइनिंग एग्जिट रूट फॉर पार्टनर्स इज डिफिकल्ट. lack of transparency leads to dispute. कई इंफॉर्मेशन कई पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं होती और इसके चलते क्या होता है, इसके कारण डिस्प्यूट्स होते हैं. यस. और एक कम्युनिकेशन गैप होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जरूरी नहीं हर पार्टनर रोज दूसरे पार्टनर के साथ क्या करे, बातें करे. तो कम्युनिकेशन गैप भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स. हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तो सबसे पहले
जितने लोग ये फर्म बनाने वाले हैं, 10 लोग मिलके बनाने वाले हैं, 50 लोग मिलके बनाने वाले हैं, 100 लोग मिलके बनाने वाले हैं, सब लोगों की बहुत सारी क्या होंगी, मीटिंग्स होंगी, और मीटिंग्स में क्या होंगे, डिस्कशंस होंगे। तो सबसे पहला मीटिंग्स एंड डिस्कशंस अमंग्स होम प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स जो बनने वाले हैं, amongst prospective partners। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली फाइनल एग्रीमेंट नहीं बनाना है, पहले आप इनिशियल एमओयू बनाओगे 1 साल के लिए, पहले एंगेजमेंट करोगे, देखोगे सब कुछ बराबर है तो ही शादी के लिए क्या बोलोगे। तो सब कुछ इमीडिएटली फाइनल करना नहीं है, पहले एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाओ कितने साल के लिए, अगर उसमें सब कुछ बराबर चला तो फिर आप नहीं, फिर आप कंटिन्यू करो, बट मेक श्योर कि पहले कितने साल तक कंप्लायंस करो, पहले देख लो कि तुम सब लोग एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। नहीं, तुमको लगता है कि नहीं सर हम तो डायरेक्टली जन्म जन्म का साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल क्या है, पहले कितने साल के लिए साथ में रहो, 1 साल के लिए। यस, MOU कैन बी मेड फॉर 1 ईयर। और जैसे ही सक्सेसफुल पीरियड ऑफ 1 ईयर खत्म होता है तो फिर आप फॉर्मल पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना लो। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अग्रीमेंट के पहले होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही है बट अग्रीमेंट के पहले होता है। जरूरी नहीं है कि एमओयू लीगली एनफोर्सेबल हो, हमेशा जरूरी नहीं होता। आफ्टर सक्सेसफुल एमओयू कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, the partners can execute a formal partnership deed। और अगर LLP है तो भी आप फॉर्मल एक नया अग्रीमेंट बना सकते हो। उसके बाद आफ्टर फॉर्मल अग्रीमेंट the next challenge is the management of mega firms। एमओयू बनने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, मेगा फर्म्स को क्या करना, मैनेज करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग। यहां तक तो अपनी फॉर्म हो गई, यहां पे अपन ने कुछ खास किया ही नहीं है। 1 साल तक का अपन ने प्रोबेशन पीरियड रखा, मतलब लाइक प्रोबेशन पीरियड, वो सक्सेसफुल हुआ तो अपन ने क्या किया, अपन ने अग्रीमेंट बना लिया। अब अपनी पार्टनरशिप फाइनल होगी, अब क्या करना है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है, उस फर्म को क्या करना है, मैनेज करना है। कौन सी फर्म को, जो अपनी मेगा फर्म बनी है, अब अपने को उस फर्म को वी हैव टू मैनेज। सो द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस, the following managerial functions are to be taken care of। तो ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है, अपनी मेगा फर्म्स को क्या करना है, मैनेज करने के लिए।
सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? ऑपरेशनल फंक्शन। बस करना है क्या? 4 मिनट और रुक जाओ। 1 मिनट। ऑपरेशनल फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन में क्या है? सबसे पहले इस फंक्शन में आपको एक बंदे को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा कि भाई तू देख सारे पार्टनर्स अपने क्लाइंट्स को सही सर्विस दे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन। फर्म सर्विस प्रोवाइड करती है, तो फर्म के लिए क्या है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइड करना। देखना कि सारे क्लाइंट्स को बराबर से सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो दिस फंक्शन डील्स with what? Providing of services to the clients. This function deals with what? Providing of services to whom? To the clients. दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिजली का बिल चला गया है कि नहीं चला गया है, सही स्टाफ है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से है नहीं है, क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे कंप्यूटर्स बराबर से काम कर रहे हैं, ध्यान से कहेंगे। इट डील्स विथ हैविंग राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, attending calls, record keeping, office furniture, hardware, सॉफ्टवेयर, सारे इंटरनली फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म के डे टू डे वर्किंग सब कुछ बराबर हो रही है, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर बराबर है, सॉफ्टवेयर बराबर है, ऑफ प्रेमाइसेस क्लीन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इन प्लेस है, सब कुछ बराबर है। ये किसको ध्यान में रखना है? हु हैज टू टेक केयर ऑफ इट? एडमिन फंक्शन। सी, एचआर फंक्शन। एक मिनट, हाँ, एचआर फंक्शन, एक एचआर फंक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, फर्म में अच्छा टैलेंट क्या होगा? एचआर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भैया एचआर फंक्शन को ये इंश्योर करना है कि नया टैलेंट क्या हो, नया टैलेंट अट्रैक्ट हो और पुराना टैलेंट फर्म छोड़कर ना जाए, सबको पकड़ के रखो। मेक श्योर देयर इज राइट मैन पावर, मेक श्योर देयर इज अ राइट मैन पावर इन द फर्म। दिस फंक्शन हैज टू इंश्योर that the firm has right workforce, and the firm is able to attract new talent and retain its existing talent. चलिए, बस करना है आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।